प्रणाम। मैं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय स्वायत्त बेंगलुरु। आज हम एक महत्वपूर्ण रचना है यशपाल की कई सारे जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, यशपाल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यशपाल एक ऐसे कवि है जो मनोविश्लेषणवाद हिंदी साहित्य में, जैसे मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। साथ साथ इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए हैं। हम आज यशपाल की मकरील एक नदी का नाम है और इस मकरील नदी के आसपास एक लेखक यहाँ आकर कुछ चंद दिनों को बिताना चाहता है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि जो वहाँ उस लेखक इतने बड़े मशहूर लेखक होते हैं, जैसे कि उनकी प्रतीक्षा में कई लोग इंतज़ार करते हैं, तो उसमें एक युवती भी उनके इंतज़ार में खड़ी है। जब वे मकरिल नदी के पास रहने वाले एक रेस्टोरेंट में आते हैं, आकर वहाँ एक कमरे में रुकते हैं, तो जिस कमरे में रुके हुए थे उसी कमरे के नीचे वो युवती का कमरा भी था। तो एक बार अचानक वे उस युवती बाहर लेखक से मुलाकात होती है। उसके बाद प्यार में तब्दील होती है। उसके बीच की जो प्रसंग एक मार्मिक प्रसंग है, लेकिन यह कहानी भी एक अधूरी प्रेम कहानी की तरह हमारे बीच रह जाती है। हम बिना देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यशपाल के बारे में थोड़ा परिचय लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को और 26 नवंबर 1976 उनका जो मृत्यु है। भारतीय हिंदी साहित्य में के प्रमुख कहानीकारों में से एक है। उन्हें एक क्रांतिकारी लेखक दोनों के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद के बाद उनका नाम हिंदी में जाने माने प्रगतिशील कहानीकारों में आता है। मकरील यह यशपाल की एक विख्यात कहानी है, जिसमें एक लोकप्रिय कवि की प्रशंसा, एक युवती के मूक प्रेम की अभिव्यक्ति हृदयस्पर्शी है। मकरील जैसी कोमल संवेदनात्मक कहानी दोबारा यशपाल साहित्य में दिखाई नहीं पड़ा। एक युवती देश के विख्यात कवि को बिना देखे ही चाहने लगती है और किसी तरह उसकी केवल एक बात पर बिना सोचे समझे मकरील नदी में अपनी जान देती है। यह यशपाल ने मकरील में बताया है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कहानी इस तरह है। गर्मी का मौसम था। मकरील की सुहावनी पहाड़ी यूरोप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की संपत्ति है, वही कवि मकरील में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा है। मकरील में मकरील में जमी राष्ट्र अभिमानी जनता उसके स्वागत के लिए आतुर हो रही थी। सभी ओर उत्साह, उमंग और चहल पहल थी। जब कार गाड़ी में बैठकर कवि का आगमन हुआ, उत्साह से बावली जनता विजयनाद करती हुई आगे पीछे चल रही थी। धवलगिरी होटल
में दूसरी मंजिल पर कवि ने रहने की व्यवस्था की गई थी। नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाए थी, जिसमें कवि को ठहराया गया था। वह युवती भी उस आवेगमय स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने भी कवि पर फूल फेंके थे। जयनाथ भी किया था। आगे भोजन के पश्चात मकरील नदी की धारा की ओर कवि की नजर गई। मकरील नदी के प्रवाह को देखने की इच्छा से कवि की आत्मा व्याकुल हो उठी। युवती पुलकित भाव से प्यासी आंखों से देख रही थी कि लंबा ओवरकोट पहने, छड़ी हाथ में लिए, दाई ओर के जीने से कवि नीचे आता दिखाई पड़ा। कवि को स्मरण हुआ, मकरील नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं। समीप खड़ी युवती को देख उसने पूछा, नदी समीप ही किस ओर है? यह शायद आप जानती होगी। तो युवती ने उत्साह से कदम बढ़ाते हुए युवती बोली, जी हाँ, यही 100 कदम पर पुल है और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गई। 100 कदम पर मकरील का पुल था। दोनों पुल के ऊपर जा खड़े हुए। सर्द पहाड़ी हवा के झोंके से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। एक क्षण के लिए कवि युवती का सौंदर्य निहारने लगा। एक क्षण के लिए कवि युवती का सौंदर्य निहारने लगा। लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन यह शोभा है, कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा ना हो तो क्या कल भी मार्ग दिखाने आओगी? जैसे कवि ने यह प्रश्न किया उस युवती से। युवती ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य, आप जब कहेंगे तब आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, कहकर इसका उल्लेख कर दिया। और आगे कवि दिन के समय संसार की दृष्टि से बचकर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। चतुर्दशी की चांदनी में वह शंकित हृदय से फुलवारी में आया। युवती प्रतीक्षा में खड़ी थी। कवि ने कहा, ओहो, आपने अपनी बात रख ली, परंतु इस सर्दी में व्यर्थ कष्ट क्यों कीजिएगा, आप विश्राम कीजिए। आगे युवती ने सिर झुका कर उत्तर दिया, मेरा अहो भाग्य है। कहने का मतलब, मैं अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ। आप जैसे महान कवि के साथ आना मुझे इतना शोभा देता है कि उसकी कोई शब्द नहीं। आपका सत्संग पा रही हूँ। पुल के समीप पहुंच कवि ने कहा, आपकी कृपा है, आप मेरा साथ दे रही है। संसार में साथी बड़ी चीज है। उसने धीरे धीरे कहा, मेरे वैयक्तिक सुख दुख से संसार का कोई संबंध नहीं। मैं अकेला हूं। मेरे सुख को बांटने वाला कहीं कोई नहीं। काश जीवन में मेरे सुख दुख का कोई अवलंब होता, मेरा कोई साथी होता। इन शब्दों को सुनने के उपरांत उस युवती ने कंपित स्वर में
बोली, मुझे अपना साथी बना लीजिए। इन बातों को सुनकर कवि बेहद खुश हुए और मकरील के गंभीर गर्जन में विडंबना की हंसी का स्वर मिलाते हुए बोला, तुम्हें? और चुप रह गया। शरीर कांप उठने के कारण पुल के रेलिंग का आश्रय ले युवती ने लज्जा भरे स्वर में कहा, मैं यद्यपि तुच्छ हूं। कहने का मतलब मैं कोई बुरी हूं? तो कवि ने कहने लगा, ना ना, यह बात नहीं। कवि सहसा रुक कर बोला, उल्टी बात है। हाँ, अब चले। फुलवारी में पहुंच कवि ने कहा, कल, परंतु बात पूरी कहे बिना ही वह चला गया। बड़ी बेचैनी में कवि का दूसरा दिन बीता। उसने एक तौलिया आईने पर डाल दिया और दिन भर कहीं बाहर ना निकला। संध्या समय कवि पुनः तैयार हो फुलवारी में गया। युवती सामने खड़ी थी। हंसते हुए कवि बोला, तो साथ देने की बात सचमुच ठीक थी। युवती ने उत्तर दिया, उसमें परिहास की तो कोई बात नहीं। कवि ने युवती की ओर देख साहस कर पूछा, तो जरूर साथ दोगी? उस युवती ने हाँ कह दिया। युवती ने हामी भरी, बिना सिर उठाए ही सब अवस्था में सदा ही की बात कह दी। सिर झुकाकर युवती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ। कवि अविश्वास से हंस पड़ा। तो आओ, उसने कहा, यही साथ दो मकरील के गर्भ में। हाँ, यही सही। युवती ने निर्भीक भाव से नेत्र उठाकर कहा। हंसी रोक कर कवि ने कहा, अच्छा तो तैयार हो जाओ। अच्छा तो तैयार हो जाओ। 1 2 3 हंसकर कवि अपना हाथ युवती के कंधे पर रखना चाहता था। उसने देखा पुल के रेलिंग के ऊपर से युवती का शरीर नीचे मकरील के उद्दम प्रवाह की ओर चला गया। भय से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ फैलाकर उसे पकड़ने के विफल प्रयत्न में बड़ी कठिनता से वह अपने आप को संभाल सका। कमरे में पहुंचकर कवि की मृत्यु हो गई। अर्थात यही कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की विशेषता यह है कि कवि, अब इस कहानी की विशेषता के बारे में चर्चा किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आएंगे। उसमें कुछ ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो सबके लिए एक दृष्टि देती है। कहानी की विशेषता इस प्रकार है। कवि और युवती की मनोवैज्ञानिक भावना का चित्रण यशपाल ने किया है। मनोवैज्ञानिक, उसकी विचारधारा, उसकी सोचने का तरीका के बारे में यहाँ प्रकाश डाला। कवि वृद्ध है पर उसके मन में प्रेम तथा वासना की भावना है। क्या है? जो कवि के मन में क्या है? वासना, काम वासना और प्रेम। मन में प्रेम है लेकिन साथ साथ वासना भी है। इसीलिए युवती के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होता है। क्योंकि युवती के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होता है तो आकर्षित होने के उपरांत ही वो पूछता है, तुम मेरा साथ दोगी?
इसका अर्थ यह है कि कवि भौतिक सुख के प्रति वो आकर्षित था। आगे, इस युवती के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होता है। अपनी वृद्धावस्था पर उससे खींच है, वृद्धावस्था पर उससे खींच है। यदि मैं वृद्ध हूं इसीलिए मुझे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भी नौजवान होता तो मेरा हर कोई साथ दिया करता है। वह यौवन चाहता है। जानता है कि युवती उसकी कविता के कारण उससे प्रेम करती है। कवि जानता है कि उस युवती अपनी कविता को देखकर, उसकी कविता को पढ़कर उससे प्रेम करती है। सच में वो कोई प्रेम करती होगी, लेकिन उसकी कविता की के बीच उसका एक संबंध आ गया है। जानता है कि युवती उसकी कविता के कारण उससे प्रेम करती है, उसके रूप को देखकर नहीं। इसीलिए दिन के उजाले में युवती के सामने नहीं आता। दिन के उजाले में वो युवती के सामने नहीं आता। रात के समय युवती के आगे अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का प्रस्ताव रखता, पर जब युवती मान जाती है तब उसे विश्वास नहीं होता। क्योंकि दोनों की आयु में अंतर है। क्या है? दोनों के आयु में बहुत अंतर है, इसीलिए उसकी क्रूर प्रतीक्षा लेना चाहता है। लेकिन युवती मनपूर्वक कवि को चाहती है, इसलिए उसकी बात सच मानकर मकरील नदी में कूद पड़ती है। कवि की भाषा काव्यात्मक तथा प्रभावशाली है, संवाद और पात्रानुकूल है। ये इस कहानी की विशेषता है। इस कहानी की उद्देश्य को भी इसमें प्रकाश डाला गया है। जैसे प्रेम के लिए कोई उम्र नहीं होती। कोई भी युवती बुजुर्ग या वृद्ध से भी प्रेम करने लगती है, लेकिन यहाँ उस कवि को विश्वास नहीं होता। ये विश्वास नहीं होने की वजह से ही वो मकरील नदी में कूद पड़ती है। वो अपनी मन से, तन से, अपनी वतन से उस कवि को चाहने लगती है, लेकिन कवि उसकी मनोदशा, उसकी मानसिकता को पहचानने में एक कमी महसूस किया। कवि के मन में, कवि के दृष्टि में, कवि की सोच में प्रेम तो था, लेकिन वो आपस में वासना भरी प्रेम था। इस वासना से जुड़ी हुई प्रेम के कारण ही कवि उसे चाहने लगा, और उसकी सुंदरता को निहारने के बाद, उसकी सुंदरता को देखने के उपरांत ही उसने इस बात को कहा कि क्या मुझे साथ दोगी? तो उस युवती ने उससे मनपूर्वक ये बात कहा था, मैं जरूर साथ दूंगी, लेकिन कवि को उस तरह का जो विश्वास नहीं था। यहाँ एक आकर्षण देखने के लिए मिलता है, लेकिन युवती ने अपनी संबद्ध, आबद्ध और प्रतिबद्धता के साथ कवि के साथ प्यार में मशगूल थी, लेकिन कवि उन भावनाओं को समझने में कमजोर हो गया। तो कमजोर होने के उपरांत ही वो युवती मकरील नदी में कूद पड़ती है। कहने का उद्देश्य क्या है? मैं आपके लिए मेरा जान न्यौछावर करूंगी, मेरा जान त्याग करने के लिए मैं तैयार हूं, आप यदि मेरी बातों को मान लिया जाए तो। ये कहना चाहती है उस युवती।
लेकिन उस मानसिकता को समझने में कवि कवि आपस में अपनी एक सीमा है, अपनी एक गरिमा को पहचानने में उसकी गलती हो गई है। इन चीज़ों के आधार पर ये कहानी एक मार्मिक कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है यशपाल ने। तो कई सारे इसमें एक अधूरी प्रेम कहानी तो है ही, साथ साथ कुछ दोनों के बीच में वार्तालाप, भाषा भी पात्रानुकूल के हिसाब से जो यशपाल ने इसका लेखन किया है, वाकई ये तारीफ करने वाली बात है। कई सारी चीज़ों को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो समाज में जब कोई वास्तविक प्यार करना चाहती है, तो उस स्त्री को वास्तविक प्यार करने वाला पुरुष भी नहीं मिल पाता। तो इसी से वो आपस में हताश होकर वो अपने आप को न्यौछावर करना, बलिदान करना, ये यहाँ भी लाजमी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।